अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड, फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स के अंदर। और लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले दो चीज़ें आपके लिए समझना ज़रूरी होती हैं। एक होती है बेसिकली डिज़ायर, और दूसरी होती है डिमांड। डिज़ायर क्या होती है? डिज़ायर होती है किसी भी चीज़ की ख्वाहिश। ठीक है जी। डिज़ायर क्या होती है? डिज़ायर किसी भी चीज़ की ख्वाहिश होती है, ऐसी ख्वाहिश जिसको पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे ना हो। अगर हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसे पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, तो वो क्या कहलाएगी? वो डिजायर कहलाएगी, क्योंकि हमारे पास उसको पूरा करने के लिए पैसे मौजूद नहीं। लेकिन अगर हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश हो जिसे पूरा करने के लिए हमारे पास परचेजिंग पावर भी अवेलेबल है, तो वो क्या हो जाती है? वो डिमांड हो जाती है। अच्छा, तो इसके साथ बात आगे बढ़ाते हुए लॉ ऑफ डिमांड की हम बात अगर करें, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स law of demand states that other factors being constant, price and quantity demanded of any good and service are inversely related to each other. When the price of a product increases, the demand for the same product will fall. ठीक है जी। अच्छा, प्राइस बढ़ती है, डिमांड कम हो जाती है। प्राइस कम होती है, डिमांड बढ़ जाती है। आपने देखा कि कैसे नेगेटिव रिलेशन है दोनों के दरमियान, कि जब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो रही है जी? कम हो रही है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन: लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर when the price changes in the market, assuming other factors affecting demand being constant. When the price of good rises, it leads to fall in demand of that good. यानी होता क्या है कि जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाती है जी। तो अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि भाई जब इंसान के सारे फैक्टर्स, हमने सारे फैक्टर्स अगर हम कांस्टेंट कर दें, अगर हम सारे फैक्टर कांस्टेंट कर दें और हम सिर्फ छोड़ दें एक, वो एक क्या कि भाई जब प्राइस कम हो रही तो डिमांड में क्या इफेक्ट आएगा? तो डेफिनेटली जब भी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड में कमी आएगी। ठीक है जी। दिस इज द नेचुरल कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर। और ये क्या है? नेचुरल कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर है। ये एक नेचुरल कुदरती तौर पर ऐसा होता है कि जब एक चीज की प्राइस बढ़ती है दूसरी चीज की डिमांड कम होती है। भाई आप अपने ऊपर ले लें, जब किसी भी चीज की कीमत बढ़ती है आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है ना। और जब चीज सस्ती होती है तो आपको कैसा लगता है? तो अच्छा लगता है। अब देखें, ये एक शेड्यूल दिखाया गया आपके सामने, शेड्यूल बना हुआ। इस शेड्यूल में नजर आ रहा है आपको प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, जिसके अंदर प्राइस पहले 10 रुपीज थी, फिर 20 हो गई, फिर बढ़ गई 30 हो गई, फिर 40, और फिर बढ़ते बढ़ते ये 50 तक पहुंच गई। तो जब 10 प्राइस थी तो डिमांड हमारे पास 10,000 यूनिट्स थी। लेकिन जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है, 10 से 20, 30, 40 हो रही है, तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी गिरती हुई हमें नजर आ रही है। 10,000 थी, फिर उससे कम होकर 8,000 हो गई, फिर कम होकर 6,000 हो गई, फिर 4,000, और फिर 2,000 हो गई। ठीक है। दिस इज व्हाट दिस अ कंटिन्यूअस डिक्लाइन। अब यही चीज हमने किससे दिखाई? ये चीज हमने आपको दिखाया है कि देखें, प्राइस वन जो है, प्राइस थ्री इस वक्त जो है सबसे कम है। ठीक है ना। और प्राइस टू सबसे ज्यादा, और प्राइस वन मिड वाली है। अगर हम प्राइस वन वाली से बात शुरू करें, तो प्राइस वन पे हमें नजर आ रहा है कि जब प्राइस वन थी तो क्वांटिटी जो हमारी डिमांडेड थी वो भी वन थी।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ये यहाँ से देखें, ये P1 से प्राइस बढ़ गई, उसकी वजह से क्या हुआ, क्वांटिटी Q1 से Q2 पर शिफ्ट हो गया। प्राइस जैसी बढ़ी तो डिमांड यहाँ पर हमने देखा कि Q1 से Q2 पर शिफ्ट हो गई, प्राइस P1 से P2 पर शिफ्ट होकर बढ़ गई। इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो Q1 से कम होकर Q2 हो गई। प्राइस हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है और डिमांड हमें कम होती हुई नजर आ रही है। कंडीशन नंबर 2 क्या है कि प्राइस कम हो गई। जब प्राइस कम हो गई तो लोग खुश हो जाते हैं और ज़्यादा खरीदारी करते हैं और इससे डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि ऐसा होता है जब कोई सब्जी सस्ती हो जाए। अब आप नोट कीजिएगा, आने वाले वक्तों में आपके घर में वही सब्जी ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सब्जी सस्ती हो जाती है, सस्ती होने की वजह से वही सब्जी ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, ओके। Assumptions of law of demand. A law of demand is based on certain assumptions. There should be no any change in income of consumer. भाई लॉ ऑफ डिमांड कब अप्लाई होगा? जब इनकम में कंज्यूमर की कोई चेंज नहीं है। अगर कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज आता है तो कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज आ जाता है, तो फिर तो ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि जब इंसान की आमदनी बढ़ती है तो नज़ाकत भी बढ़ जाती है, वो अपने खर्चे भी तब्दील कर लेता है। वो पुराने वाले गरीबों वाले खर्चों पर नहीं होता। जब उसकी आमदनी बढ़ती है तो वो अपने खर्चे भी चेंज कर लेता है। पॉइंट नंबर 2, देयर शुड बी देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स एंड फैशंस ऑफ कंज्यूमर्स। भाई उसके हैबिट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, फैशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, प्रेफरेंसेस में भी उसकी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर इन तमाम चीज़ों में से किसी भी चीज़ में चेंज आएगा तो ही विल नॉट बी ट्रीटेड, मतलब वो ऐसा होगा ही नहीं कि फिर वो लॉ ऑफ डिमांड उस पर अप्लाई हो सके। क्योंकि जब अगर टेस्ट में उसके चेंज आएगा तो प्राइस कम हो या ज़्यादा, वो हर हाल में उस प्रोडक्ट को छोड़ देगा। अगर उसकी प्रेफरेंसेस में चेंज आएगा तब भी वो उस प्रोडक्ट को छोड़ देगा। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है कि उसके टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। हैबिट है, अब अगर हैबिट होगी तो भाई प्राइस कम हो या प्राइस ज़्यादा हो, उसको तो वो चीज़ हर हाल में कंज्यूम करनी करनी है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फैशन ऑफ कंज्यूमर्स, फैशन पर भी जो है ये लॉ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि फैशन की चीज़ जो फैशन इन फैशन होती है वो हमेशा महंगी होती है और उसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। जो आउट फैशन हो जाए उसकी कीमत भी कम होती है, उसके बावजूद उसको खरीदा नहीं जाता। अच्छा, अब रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं। ठीक है जी, रिलेटेड गुड दो तरह के होते हैं। रिलेटेड गुड्स किसे कहते हैं? एक तो सब्स्टिट्यूट को कहते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूट्स को कहते हैं, दूसरा कहते हैं, अल्लाह भला करे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को। अब सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट्स वो होते हैं जो एक के साथ दूसरा इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? जो एक के साथ दूसरा इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट की क्या एग्जांपल है? सब्स्टिट्यूट की एग्जांपल है एक एक के बदले में दूसरा इस्तेमाल, पेप्सी के साथ कोक। ठीक है जी, पेप्सी के साथ क्या है जी? कोक है। या तो पेप्सी ले लो या कोक ले लो, ज्यादा फर्क नहीं होता। चाय के साथ कॉफी, इंक पेन के साथ बॉल पेन, छत का पंखे की जगह सीलिंग फैन की जगह पेडिस्टल फैन, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। एक की जगह पर दूसरा इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी, अब और क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो दो गुड्स एक साथ इस्तेमाल होते हैं। अगर दो गुड्स एक साथ इस्तेमाल होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पर ब्रेड एंड बटर, डबल रोटी लेते हैं, मक्खन लगाते हैं, इसे यूं बंद करते हैं, चाय में डुबोया, खा लिया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दो चीज एक साथ इस्तेमाल होती है। और क्या हो सकता है इसके साथ? हो सकता है, अल्लाह भला करे, मोटरसाइकिल और पेट्रोल। ऐसा तो नहीं है पेट्रोल पी के भागते हुए जाएं फिर मोटरसाइकिल पैदल लेके जाएं, ऐसा नहीं है। पेट्रोल टंकी में डलेगा, उसको किक मारेंगे, उसको घुमाएंगे और फिर आप लेके जाएंगे। बिजली और पंखा। भाई बिजली में हमने उंगलियां देती हैं ऐसे करके और हम हाथ से चला रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तार लेते हैं, वो बिजली में लगाते हैं, बटन होता है, बटन ऑन करते हैं, वो पंखा चल जाता है। तो ये क्या? ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो दो मिलेंगे तो इस्तेमाल होंगे, दो नहीं मिलेंगे तो इस्तेमाल भी नहीं होंगे। आई होप की बात पहुंच रही है आप तक। मुझे रिमार्क जरूर दीजिएगा, आपको बात समझ में आए तो। यू हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में दिया था आपको। रिमार्क्स जरूर दीजिएगा, ठीक है जी। पॉपुलेशन शुड बी कांस्टेंट। भाई हम इसमें कह रहे हैं कि प्राइस बढ़ती तो डिमांड कम हो जाती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि आटे की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, बिजली की कीमत बढ़ रही है, तमाम चीज़ों की कीमत बढ़ रही है, उसके बावजूद उनकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो फिर ये कहाँ भाई, कहाँ लॉ अप्लाई होता है? ये लॉ कहाँ अप्लाई होता है कि प्राइस भी बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है? तो अप्लाई नहीं हो रहा हमारे मुल्क। उसकी वजह क्या है? पॉपुलेशन। क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन मुसलसल बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो जस्ट अगर इसी तरीके से पाकिस्तान की आबादी बढ़ती रहेगी तो फिर हमारे मुल्क में ये लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो इसलिए इट शुड बी कॉस्ट, शुड नॉट एंटिसिपेट द प्राइस चेंज इन द फ्यूचर। पहले से ही हमने एंटिसिपेट नहीं करना कि ये बढ़ने वाली है, कम होने वाली है। अगर हमारी आवाम जो है ना, हमारी बगलोल या पागल आवाम, अगर आवाम पाकिस्तान को ये पता चल जाए कि हमारी प्राइसेस बढ़ने वाली है, तो वो अभी बहुत ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। क्योंकि वो अपने कुछ रुपए बचाने के लिए आज के मार्केट का बेड़ा गर्क कर देंगे, सारा खरीद खरीद के घर ले जाएंगे। जिस तरह आप जानते हैं गंदम शॉर्ट हुई तो वो भाई लाइनें लगा के आटा बिकने लगा पूरे मुल्क के अंदर। एकदम से लोगों ने इतना आटा खरीद लिया कि महीनों नहीं खरीदा उन्होंने आटा। पेट्रोल का पता चल जाए महंगा होने वाला है, वो ऐसा रश मिलता है पेट्रोल पंप पे, तो बस अस्तगफुरुल्लाह, लफीजो वाला मान। ठीक है जी। तो ये हमारे मुल्क में तो एंटीसिपेट प्राइसेस से क्या होता है कि एकदम से डिमांड जो तो शूट कर जाती है, डिमांड खत्म हो जाती है। अगर हमें यह पता चल जाए कि भाई जो पेट्रोल है इस पर पैसे कम होने वाले हैं, तो यकीन करें 15 दिन तक कोई नहीं डलवाएगा। 20-20 रुपए का रोजाना के हिसाब से डलवाएंगे, कि आप ज्यादा कब डलवाएंगे जब प्राइस कम हो जाएगी, एकदम से डिमांड खत्म हो जाएगी, साफ हो जाएगी मार्केट से। ठीक है ना? तो इस तरह के भी इशूज इसमें है। अच्छा, इसके बाद क्या है? द सीजन एंड क्लाइमेट शुड नॉट चेंज। भाई सर्दी, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी सर्दी आने की वजह से प्राइस बढ़ती है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी वजह जिसमें गर्मी आने की वजह से प्राइस बढ़ती है। तो हमें क्या करना है? हमें इन दोनों चीजों का भी ध्यान रखना है, ठीक है? नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। अब ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी में कोई चेंज आ जाए और उसकी वजह से प्राइस कम हो जाए या प्राइस बढ़ जाए, डिमांड कम हो जाए या डिमांड बढ़ जाए। तो इसमें हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं पहले से ही कि ना भाई, ना प्राइस में चेंज होगा, ना डिमांड में चेंज होगा, ना ही गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज होगा। तो यहाँ पर ये लॉ ऑफ डिमांड का जो टॉपिक था हमारा, वो मेरे बच्चों कंप्लीट हो गया। अभी इसी क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो इंशाल्लाह अगली क्लास तक जारी रहेगा। तो अभी जो हमने टॉपिक खत्म किया, ये थोड़ा बहुत हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, लेकिन मैंने आपको फिर दोबारा रिकॉल इसलिए किया क्योंकि जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ उसके लिए अच्छी तरह से आपका लॉ ऑफ डिमांड समझा हुआ होना जरूरी है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को उर्दू में कहते हैं तलब की लचक।
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को उर्दू में क्या कहते हैं जी? तलब की लचक। डिमांड को डेफिनेटली तलब कहते हैं और इलास्टिसिटी को डेफिनेटली लचक कहते हैं। द डिग्री टू विच डिमांड फॉर goods or services varies with its price. The degree to which demand for goods or services varies with its price. Different types of elasticity of demand. Number one, price elasticity of demand. Number two, income elasticity of demand. Number three, cross elasticity of demand. तो तलब की लचक क्या होता है, इसकी मैं डेफिनेशन लिखवाना चाहूंगा। मैं खुद लिख रहा हूँ, आप भी अपने रजिस्टर में नोट करेंगे साथ साथ। ठीक है जी, साथ साथ नोट करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स, the responsiveness of quantity demanded, the responsiveness of quantity demanded due to given change in price, the responsiveness of quantity demanded due to given change in price। ये प्राइस का हटा देते हैं। The responsiveness of quantity demanded due to given change in any variable elasticity of demand। The responsiveness of quantity demanded due to given change in any variable is called elasticity of demand। कि भाई जब क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क आए, जब क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क आए, किसी भी वेरिएबल में फर्क आने की वजह से, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। ठीक है जी, जब क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क आ जाए किसी भी वेरिएबल की वजह से, तो उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये वेरिएबल किसी भी वेरिएबल की वजह से जो मैंने कहा, तो हाउ मैनी वेरिएबल्स आर पॉसिबल? देयर आर थ्री वेरिएबल्स दैट आर पॉसिबल। सबसे पहला वेरिएबल जो पॉसिबल है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं लिखा था अभी। ठीक है जी, क्योंकि ये मैं चेंज करूंगा। अब देखें, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्योंकि मौजूद है, अब ये इसके ऊपर बना हुआ आ रहा, तो इसके मजबूरन इसको मिटाना होगा। ठीक है, ये गया। अब देखें इसमें क्या डेफिनेशन दी हुई है। एक डेफिनेशन मैं अपने पास से इसकी फिर लिखवाऊंगा आपको, वो भी लिख लेगा। A measure of the relationship between change in quantity demanded of a particular good and a change in its price। बेहतरीन डेफिनेशन है वैसे तो, कि भाई एक मेजर होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक मेजर है, यानी कि एक नापने का जरिया है, तोलने का जरिया। क्या? रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? बिटवीन अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पर्टिकुलर गुड, के तब्दीली क्या आ रही है क्वांटिटी डिमांडेड में एक पर्टिकुलर गुड के, टू एंड अ चेंज इन इट्स प्राइस। कितना प्राइस में चेंज आ रहा है, और जो प्राइस में चेंज आ रहा है उसकी वजह से कितना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है। तो देखें, इससे पहले जो मैंने हेडिंग आपको लिखवाई वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखवाई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने क्या लिखा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने ये लिखा कि भाई डिमांड में क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है, लेकिन किसी भी वेरिएबल की वजह से। क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है लेकिन किसी भी वेरिएबल की वजह से। ठीक है जी। अच्छा, तो एक तो ये बात हो गई
कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है किसी भी वेरिएबल की वजह से। अब यहाँ पर मखसूस बात हो रही है, अब उसमें जनरली बात थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, लेकिन यहाँ जो बात है यहाँ है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये है कि चेंज सिर्फ प्राइस की वजह से आ रहा है। देयर इज ओनली वन, दैट इज प्राइस, सिर्फ प्राइस की वजह से, इसमें कोई और फैक्टर इन्वॉल्व नहीं। इसमें क्या है जी, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस। ठीक है, अच्छा जी। अ मेजर ऑफ द रिलेशनशिप between a change in the quantity demanded of a particular good and a change in its price। ठीक है, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड और इलास्टिक डिमांड, अब देखें डिमांड अलग अलग तरह की होती है। इसमें दो बताए गए हैं बेसिकली, एक इसमें बताया गया है इनइलास्टिक डिमांड और एक बताया गया है इलास्टिक डिमांड। अब ये दोनों दे बोथ आर कंसर्न्ड विद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन दोनों का ताल्लुक किससे है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। यही वजह है कि ये दोनों यहाँ पर लिखे हुए। तो ये भी सुन लें। देखें, अब प्राइस में चेंज कभी कम आता है और कभी ज्यादा आता है। अगर प्राइस में चेंज आया है ज्यादा, जैसा कि मैं व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट डायग्राम, जो उल्टे हाथ पे डायग्राम ये वाली बनी हुई है। ठीक है जी, अगर आप इसको नोट करें, ये पेंसिल ड्रॉ, ड्रॉ अगेन, ये सही। ये देखें, प्राइस P1 से P2 हो गई, यानी कि ये इतनी बड़ी। एंड व्हाट अबाउट दिस, ये भी देखें जरा। प्राइस में चेंज आया है ज्यादा, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है कम। जब ज्यादा चेंज प्राइस में आए और उसकी वजह से कम चेंज क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड मतलब कि लचक कम है, बहुत ज्यादा चेंज आने के बाद थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड पर। ठीक है जी, बहुत ज्यादा इफेक्ट आने के बाद थोड़ा सा फर्क आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अच्छा जी। अब देखें रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड को भी जरा और अगर हम करें तो ये देखिए, अब ये प्राइस में चेंज आया है। ठीक है जी, और ये क्वांटिटी में चेंज आया है। तो इलास्टिक में क्या हुआ? इलास्टिक में ये है कि कम चेंज आया प्राइस में, उसके बावजूद ज्यादा चेंज आ गया क्वांटिटी डिमांड। प्राइस में चेंज कम होने के बावजूद ज्यादा चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में, ये क्या है? ये है दरअसल इलास्टिक डिमांड। ठीक है जी, तो अगर हम इसको समअप करें एक जुमले में, जब प्राइस में चेंज आए ज्यादा और डिमांड में चेंज आए कम, तो वो है इन इलास्टिक डिमांड। प्राइस में चेंज आए ज्यादा, डिमांड में चेंज आए कम, वो क्या है? इन इलास्टिक डिमांड। प्राइस में चेंज आए कम और डिमांड में चेंज अगर ज्यादा आ जाए तो वो इलास्टिक डिमांड। तो ये दोनों मैंने हाईलाइट भी कर दिए हैं। ठीक है जी, तो आई होप कि आप ये समझ गए हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले इस रबर से हटा दें जो हमने लिखा है, ये हट गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड। जैसा कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि जब इंसान की आमदनी तब्दील होती है, आमदनी इंसान की सोच को तब्दील कर देती है। ठीक है जी, वही चीज जो किसी जमाने में उसको अच्छी लग रही थी,
अब उसे बुरी इसलिए लग रही है कि उसकी आमदनी में फर्क आ गया है। वही चीज जो उसको अच्छी लग रही थी, अब उसे वो बुरी क्यों लग रही है? क्योंकि उसकी आमदनी में क्या आ गया बेटा? फर्क आ गया। तो उसकी आमदनी में फर्क आने की वजह से अब उसकी सोच में तब्दीली आ गई। जो लुंडे के कपड़े वो पहले पहन रहा था, अब उसे बुरे लगने लगे, क्योंकि अब वो ज्यादा महंगे कपड़े अफोर्ड कर सकता है। अब मटके का पानी पीने से उसकी जान जाने लगी, क्योंकि अब वो मिनरल वाटर पी सकता है। अब वो सड़क पर बिकने वाला बर्गर जो 40 50 70 रुपए का होता है, अब वो खाने में उसको बुरा लग रहा है, क्योंकि अब वो एक अच्छा ब्रांडेड बर्गर खा सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है? बेसिकली ये सारी चीजें ये हैं कि इंसान की जब परचेजिंग पावर में फर्क आता है तो ये सारी हरकतें वो करता है। तो जब इंसान की इनकम में चेंज आएगा तो उसकी डेफिनेटली डिमांड में चेंज आ जाएगा। वो बंदा जो पहले सिर्फ एक ही बार कपड़े बना रहा था पूरे के पूरे साल में, अब वो बार बार कपड़े बना रहा है, बार बार वो कपड़े ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी खरीदारी में फर्क इसलिए आ गया, क्योंकि उसकी आमदनी में फर्क आ गया। अब उसको वो, भाई देखें, अगर पैसे नहीं है तो 50 पैसे की चीज भी या 1 रुपए की चीज महंगी है, और अगर आपके पास पैसे हैं तो 1 करोड़ रुपए की चीज भी सस्ती है। तो ये बड़े बूढ़ों का मुहावरा है, हकीकत है। तो यही वजह है कि जिसके पास पैसा ज्यादा होता है ना, उसके दिमाग ज्यादा खराब होते हैं, वो ज्यादा चीजें खरीदता फिरता। तो खैर, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रेट of response of quantity demand due to the raise or lowering in consumers income. The formula for income elasticity demand is given by ED, income. Elasticity of demand by income is percentage change in quantity demanded divided by percentage change in income. अच्छा, यही फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इनकम की जगह प्राइस आ जाए तो ये उसका फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब इन देर आर 3 kinds of goods which we purchase. गुड्स जो होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं। एक नॉर्मल गुड्स होते हैं, एक सुपीरियर गुड्स होते हैं, और एक इंफीरियर गुड्स होते हैं। यहीं पर आज की बात रुकेगी इंशाल्लाह। यहीं से हम अगली बात को कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त जब वीडियो देखेंगे तो आपको ये मटेरियल भी नजर आ रहा है, इसको आप लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। जो मोबाइल पे कर रहे हैं, लैपटॉप पे तो बहुत साफ नजर आ रहा होगा आपको। अगर किसी को नजर नहीं भी आ रहा हो तो वो क्या करे कि उसको स्क्रीनशॉट लेके जूम करेगा तो बड़ा हो जाएगा, आप इजीली लिख सकते हैं इसको। इसको अपने पास नोट कर लेगा। इंशाल्लाह आई विल चेक इट जैसे ही हमारी इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी तो मैं आई विल स्टार्ट चेकिंग, राइट। अच्छा जी, तो as income rise, more goods are demanded at each price level. The quantity demanded for normal necessities will increase with income, but are at a slower rate rather than luxury goods. This is because consumer, rather than buying more of the necessities, will likely to use their increased income to purchase more luxury goods and services. During a period of increasing incomes, the quantity demanded for luxury products tends to increase at a higher rate than quantity demanded for necessities. The quantity demanded for luxury goods is very sensitive to change in income. ठीक है जी। तो इसमें क्या बताया गया कि जब इंसान की आमदनी बढ़ती है तो जाहिर है कि वो नॉर्मल गुड्स की खरीदारी में भी इजाफा कर देता है, लेकिन जो उसकी नॉर्मल गुड्स की खरीदारी में इजाफा होता है उससे कई गुना ज्यादा इजाफा उसकी लग्जरी आइटम्स में होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल गुड्स में बेसिक नेसेसिटीज में तो ज्यादा इजाफा हो ही नहीं सकता। अब भाई क्यों नहीं इजाफा हो सकता? भाई मिसाल के तौर पर, अगर अगर हमारी इनकम बढ़ जाए तो हम क्या रोटी ज्यादा खाना शुरू कर देंगे? नहीं। अगर हमारी इनकम बढ़ भी जाती है, अगर हमारी इनकम बढ़ भी जाती है तो जितनी हम रोटी खाते हैं पेट तो एक ही रहेगा ना। पेट तो हम 4 6 एक्स्ट्रा तो नहीं लगवा लेंगे कि भाई ये पेट भी भर दो, ये पेट भी भर दो। पेट तो वही रहा है। तो फिर क्या होता है, जो 2 रोटी हम पहले खा रहे थे ये भी बहुत 2 रोटी खाएंगे। तो बेसिक नेसेसिटीज में क्या होगा भाई, थोड़ी महंगी रोटी खा लेंगे तो इतना कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इवन अमीर लोग तो ज्यादा घर का खाते हैं क्योंकि वो शुरू में ही खा चुके होते हैं बाहर का। उनको अंदाजा हो जाता है कि घर के खाने से बेहतर कोई खाना नहीं होगा, इसलिए वो फिर घर के खाना खाते हैं। लेकिन शुरू में होता है, ज़ाहिर है हर बंदे को, आपको पता है, हर बंदे को होता है प्रॉब्लम, खाता है वो बाहर का। अच्छा, लेकिन लग्जरी आइटम्स, एसी, तो ये तो वो, तो नई नई चीजें अपने घरों में लगाएंगे क्योंकि पैसा कहीं तो खर्च करना है ना, बराबर में तो लेके नहीं जाना, ठीक है।
अच्छा, खैर तो बस आज यहीं तक रोकते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह यहीं से मजीद समझाऊंगा आपको बहुत सारा। ठीक है जी, इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।